हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक्सट्रैक्शन का जो सेकंड लेक्चर है। वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि एक्सट्रैक्शन लाइक 10th की यूनिट है और छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा इसमें कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बहुत ही स्मॉल सी यूनिट है। और इस यूनिट को आप लोग जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर है। और फिलहाल आपके पास क्या है कि इसके MCQs आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए आपके पास क्या है कि अब आपके पास सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा टाइम है। तो पहले क्या था कि स्कूल का वर्डन ज़्यादा होता था, सेल्फ स्टडी का कम होता था। अब घर में हो तो सेल्फ स्टडी आपके पास इजीली आप लोग अवेल कर सकते हो। और उसके अंदर भी है कि टाइमिंग आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, टाइमिंग नहीं होगी तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइमिंग सही सेट करके चलिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोशिश कीजिए एक टाइम को मैनेज करने की। मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में 7 दिन पढ़ो, हफ्ते में चाहे 5 दिन पढ़ लो, पर 5 दिन सुटेबल एक वे में वीडियोस आपको मिल रही है। 1-2 दिन अगर लेट भी हो जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ढंग से करके चलते हो तो कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं आने वाली। और थोड़ा सा ऐसा है कि अब देखो जैसे भी इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उन टाइम को ही सही से यूटिलाइज करने के लिए आपको रेगुलर लेक्चर मिल रहे हैं और सारे टीचर लगभग आपके पास कनेक्ट है। तो ऐसा कोई बच्चा ना हो जो आपके पास अभी स्टार्ट कर रहा हो या सर थोड़ा दिन बाद स्टार्ट कर लेंगे, तो ऐसा प्लीज़ ना करें। थोड़ा रेगुलरिटी में आए और रेगुलर रहेंगे तो ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए MCQs पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। चाहे वो NCERT एग्जाम्पलर हो, चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, PDF आपको रेगुलर मिल रहे हैं, DPP आपको मिल रहे हैं, MCQs क्वेश्चन बैंक आपको मैं दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनको सीरियसली करेंगे तो यह क्या होगा, कोई क्वेश्चंस ना याद हो जाएंगे। ठीक है, आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो छोटा सा ही है, कल का ही लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो कल हमने डिस्कस किया था उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने लास्ट वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन तक लिया था, जहाँ पर आपके पास जिंक सल्फाइड और PBS के मिक्सचर्स था, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल करते थे और वहाँ पर हम लोग उसको नाम देते थे किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन का। आज आपके पास ऑलमोस्ट 10th की बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। फ्लोरेशन है, लीचिंग है, लीचिंग के 3 पार्ट हैं। फिर लीचिंग के बाद आपके पास कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड, जिसके पार्ट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है। छोटा सा पार्ट है, इतना टाइम आपके पास लग ही जाएगा इनको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपके पास एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ये ना लेके चले कि 10th में पढ़ रखा है तो 12th में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि 10th में पढ़ रखा है तो उसका यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो उसको अच्छे तरह से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन साथ ही साथ करके चलेंगे ना तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है इसका। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें, आप हम लोग डिस्कस करते हैं आपके पास आज कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था ये भी आपको बता देता हूँ। हमने जो डिस्कस किया था, हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट पढ़ रहे थे, जहाँ जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट की बात हो रही थी कि भाई आपके पास किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी और से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे थे। तो कल हमने आपको नेटिव स्टेट, कंबाइन स्टेट, इनके बारे में कुछ बताया था कि नेटिव स्टेट क्या होते हैं, कंबाइन स्टेट क्या होते हैं। जहाँ एटमॉस्फेरिक गैसेस का इफेक्ट पड़े वो कंबाइन स्टेट, जहाँ ना पड़े वो नेटिव स्टेट। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब नेटिव स्टेट में मिलते हैं, इसके अलावा जितने बचे सारे कंबाइन स्टेट में। इसके बाद आपने पढ़ा था कि सर आपके पास मेटलर्जी क्या होती है। एक्चुअल में मेटलर्जी को हमने किस किस तरह से डिफाइन किया था। तो मेटलर्जी को भी शो करने के लिए आपने कौन कौन से प्रोसेस को हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो हमने जनरली मेटलर्जी को डिफाइन करने के लिए 4 प्रोसेस का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले आपको पता है कि जब और हमारे को कहीं से मिलेंगे तो एक बिग प्लैन बड़े बड़े चट्टानों की फॉर्म में मिलेंगे, जिसको हम लोग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के फॉर्म में चेंज करके आपके पाउडर फॉर्म में चेंज कर देंगे। उस पाउडर फॉर्म से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटी लाइक 10th में आपने सुना होगा, इम्प्योरिटी को गैंगी बोलते हैं। इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं, गैंगी। आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, जब हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे तो फ्लक्स में आपके पास गैंग का इस्तेमाल करेंगे कि गैंगी क्या है। वहाँ हम लोग गैंगी के अलावा एक और शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ लाइक गैंग, गैंग लाइक आपके पास मैट्रिक्स, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। अगर मैं इम्प्योरिटी बोल रहा हूँ तो भी वही बात है, अगर मैं गैंगी बोल रहा हूँ तब भी वही बात है, और मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तब भी वही बात है। यह स्लैग फॉर्मेशन में यूज़ होती है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग
रोक के चले थे कि भाई इसके बारे में अभी आगे चल के बताएंगे। अब जो आगे डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि सर आपके पास चलो कि हम अगर किसी भी और की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं तो किस किस मेथड से हम लोग रिमूव कर रहे थे। तो हाँ, हमने हैंड पिकिंग से लेकर आपके पास डिफरेंट मेथड का वहाँ डिस्कस किया था कि कंसनट्रेटेड ओवर को अगर हम लोग चेंज करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, तो हमने कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया था। तो वहाँ सबसे पहले आपने हैंड पिकिंग, फिर आपके पास जो इस्तेमाल किया था कि नेविगेशन मेथड क्या होते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसको हमने नाम दिया था, हाइड्रोलिक वॉशिंग का नाम दिया था। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, और फाइनली आपने पढ़ा था क्या कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 10th में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता था ये, और इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते थे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, टीचर डंडे मार मार के याद कराते थे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लाइक हम लोग जैसे दही से घी निकालते, मलाई से घी निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं। एक आपके पास एक्चुअल में एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर कई दिन से जमी हुई जो मलाई होती है उसको हम लोग उसके अंदर डालते हैं, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं, बिलोते हैं इस तरह से लाइक, ठीक है। एक पैडल व्हील लगा होता है, पैडल व्हील से आप लोग क्या करते हो उसको, जिसको आप लोग क्या करते हो, कितने बिलोने के लिए हम लोग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप उसको बिलोते हो, उसके बाद आप लोग फाइनली उसके अंदर एक ठंडा पानी डालते हो जो किसका काम करेगा, यहाँ पे डिटर्जेंट का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ठंडा पानी डालते हो तो घी आपका अलग हो जाता है, छाछ आपकी अलग हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जनरली उसको हम लोग जैसे वो भी एक फेस फ्लोटेशन प्रोसेस ही है, बट यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर हमारे पास एक जार होता है इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास एक पैडल व्हील लगी होती है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन होता है हमारे पास, क्लियर है। ये हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर के फॉर्म में यूज करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि इस मेथड के अंदर होता क्या क्या एक्चुअल में, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या हम लोग यहाँ यूज करते हैं, और जनरली ये स्पेशली लिया किसके लिए गया है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपके पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिस सोल्यूशन को हमें प्योरीफाई करना है, तो जनरली इसमें सल्फाइड और जिंक के, यानी जो सल्फाइड है जिंक और किसके आपके पास लेड के, इनके सल्फाइड को सेपरेट करने के लिए हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन का। यानी सल्फाइड को, सल्फाइड लाइक के इम्प्योरिटीज, इसको रिमूव करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, फ्रोथ फ्लोटेशन का। तो आपके पास इस प्रोसेस में जनरली होता क्या है, यहाँ पर आपके पास दो तरह के हम लोग वो ले लेते हैं कंसेप्ट, जिसके अंदर आपके पास क्या दिखा देते हैं, यहाँ देखिए मैं आपके पास रेड कलर से ये दिखा रहा हूँ। तो जनरली इस प्रोसेस में होता क्या है, अब इस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो फ्रोथ स्टेबलाइजर से लेकर हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ डिटेल करते हैं कि भाई आपके पास होगा क्या और किस तरह से हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर दिखाते हो तो आपके पास कंसनट्रेटेड ओर होगा, जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, और आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा सारा हम लोग कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। उस कंटेनर में हमारे पास क्या होता है, कंसनट्रेटेड ओर होता है, ठीक है। उस कंसनट्रेटेड ओर में अगर मैं यहाँ लिखूँ, इसमें कंसनट्रेटेड ओर है, कंसनट्रेटेड ओर, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा PbS और जिंक सल्फाइड का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पूरा एक मिक्सचर हो गया। जैसे हम लोग जब और लेके आए वहाँ से तो बड़े बड़े बिग प्लैंक लेके आए थे, अब क्या कर रहे हैं हम उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड पढ़ा, या आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा, नेविगेशन पढ़ा, लाइक सेम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो उस ओर को एक बड़े सस्पेंशन टैंक में, इस टैंक को हम लोग किसका नाम देते हैं, सस्पेंशन टैंक का, ठीक है। बड़ा सारा टैंक है, इस सस्पेंशन टैंक में हम लोग किसको डालते हैं, कंसनट्रेटेड ओर को, जिसके अंदर आपके पास PbS और जिंक सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या डाला, हम इसके अंदर जो हम डालते हैं उसके अंदर हम लोग डालते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइन ऑयल, लाइक चीड़ का तेल। क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पाइन ऑयल का, ठीक है। पाइन ऑयल, या आप लोग कह सकते हो कि जो हम लोग इसमें इथाइल अल्कोहल और इनका इस्तेमाल करते हैं, एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर बोलेंगे। तो एक्चुअल में इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब आपके पास ऑयल पानी के अंदर जब डिजोल्व होता है, इसके अंदर आपके पास क्या है कि कंसनट्रेटेड और किसका मिक्सचर है,
और आपके पास किसका मिक्सचर है, वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हमने जब इसमें ऑयल डाला तो आपको पता है कुछ पार्टिकल तो क्या होंगे, प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल, और कुछ पार्टिकल आपके पास प्रेफरेंशियली वेटेड बाय किससे होंगे, आपके पास किससे होंगे कि आपके पास वाटर के साथ होंगे। तो आप कहते हो कि जो इम्प्योरिटीज है ना, लाइक अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं इम्प्योरिटीज की, तो इम्प्योरिटीज प्रेफरेंशियली वेटेड बाय किससे होगा, तो आप कहोगे सर आपके पास बाय वाटर। और जब आपके पास और पार्टिकल होंगे, और पार्टिकल आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय किससे होंगे, तो आप कहोगे सर आपके पास ऑयल से। तो आपको पता है कि जनरली ऑयल का और जो वाटर का कॉम्बिनेशन है, आपको पता है कि इसको हम लोग इमल्शन बोल के आए थे पीछे। ठीक है, दो लिक्विड मिक्सचर आपके पास क्या कहलाते हैं, इमल्शन। पर यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, प्रॉपर्टीज ये कह रही है कि जो आपके पास वाटर है वो तो आपके पास जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर से भीग जाती है, प्रेफरेंशियली वेटेड बाय। ठीक है, यानी आपके पास जो इम्प्योरिटी है वाटर को सोक कर लेती है और क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, जिसके कारण वो कहाँ जाती है आपके पास, यहाँ पर आपके पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है। राइट, दैट इज इम्प्योरिटी। बात समझ में आ गई। तो ये तो इम्प्योरिटी होगी। ये आपके पास पैडल व्हील हो गया जो रेगुलरली रोटेट कर रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास जो वाटर था, जो आप लोग स्टेबलाइजर, जिसको हम लोग पाइन ऑयल बोल रहे हैं, ये आपके पास एज ए स्टेबलाइजर काम करेगा, जिसको स्टेबल करेगा। बात समझ में आ गई। तो क्या करते हैं, जो आपके पास जो और पार्टिकल है वो प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल, और जो आपके पास गैंग पार्टिकल है, इसको हम लोग इम्प्योरिटी को क्या नाम दे रहे हैं आपके पास, गैंगी। ठीक है, गैंगी कह सकते हो, मैट्रिक्स कह सकते हो, मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप कह सकते हो इम्प्योरिटीज, वो आपकी मर्जी है। तो जब आप इसको क्या करते हो, आपको देखा है कि आपके पास इम्प्योरिटीज अलग होगी और पार्टिकल अलग हो गए। ठीक है, हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लोथ स्टेबलाइजर का। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, आप इसको क्या कर सकते हो, स्किम्ड ऑफ कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो, क्योंकि लाइट पार्टिकल तो आपके पास कहाँ आ गए, ऊपर आ गए, और हैवी पार्टिकल कहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो हमें यहाँ पर एक क्या करते हैं, चैम्बर में हम लोग इस तरह से लगा के इम्प्योरिटीज को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। एक वॉल लगा होता है, वॉल से हम लोग इसको क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज से रिमूव कर लेते हैं। बस समझ में आ गई। ये आप कह सकते हो कि सर इसको छोड़ के हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, वो टैंक पे डिपेंड करता है। आप यहाँ भी लगा सकते हो एक चैम्बर इस तरह से, जहाँ से आपके पास इम्प्योरिटी कहाँ से आ जाएगी, सॉरी जो और पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएंगे, इम्प्योरिटी एज इट इज यहाँ रह जाएगी। वही सेम फंक्शन जैसे आप लोग दही निकालते हो, सॉरी मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, किससे, आपके पास जब हम लोग बिलोते हैं, सेम प्रोसेस। वहाँ पर आप लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हो। सिमिलर जो जिंक है, जो ये वाला स्टेबलाइजर है, इनकी क्वांटिटी फिर भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं किसका, डिटर्जेंट का। तो पूछा जाएगा व्हाई डिटर्जेंट यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो डिटर्जेंट में आपके पास क्या है कि हम लोग यहाँ यूज करते हैं सोडियम साइनाइड का, जो यूज करता है जिंक सल्फाइड के साथ। राइट, इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्जेंट। क्या बोलेंगे, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट। और हम लोग यहाँ पर इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मिलता क्या है आपके पास, तो आप कहोगे सर आपके पास दिस एंड जिंक एंड आपके पास दिस मोल। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मिल जाता है, जो किसका काम करता है आपके पास, हमारे पास किसका काम करता है, वाई डिटर्जेंट का। तो ये हमारे पास डिटर्जेंट हो गया, और यहाँ क्या बन जाता है आपके पास, सोडियम सल्फाइड। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा आपके पास, व्हाई डिटर्जेंट यूज इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि आप लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों करते हो। तो देखिए, जो ये इम्प्योरिटीज थी ये पूरी तरह से यहाँ से रिमूव नहीं होती। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट। जैसे आप लोग क्या करते हो, जब दही को बिलोते रहते हैं, मलाई बिलोते रहते हैं, तो मलाई एकदम से अलग नहीं होती। उसके लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी का। पानी भी कैसा, गर्म या ठंडा, ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हो, आइस का इस्तेमाल करते हो। जैसे ही आपने आइस का इस्तेमाल किया, वो सारे आपके पास अलग हो गए, ये अलग हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई डिटर्जेंट यूज इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो आप बता सकते हो कि सर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जो किसको अलग करता है, सल्फाइड और सॉरी आपके पास जिंक और इसके लेड के सल्फाइड्स को। बस समझ में आ गई। तो पहली बात हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर हम लोग तीन चीजों का रोल देख रहे हैं। फ्रोथ आपके पास रोल ऑफ फ्रोथर, रोल ऑफ कलेक्टर, रोल ऑफ एक्टिवेटर एंड रोल ऑफ डिटर्जेंट। के रोल ऑफ आपके पास फ्रोथर क्या होता है, तो रोल ऑफ, अगर मैं फ्रोथर की बात करूंगा तो वो मेरे पास क्या होता है, पाइन ऑयल, क्योंकि पाइन ऑयल ही क्या कर रहा है, और को ऊपर लेके आ रहा है। बस समझ में आ गई, उस सस्पेंशन टैंक से और को ऊपर लेके आ रहा है। एक्टिवेटर की बात करोगे तो एक्टिवेटर आपके पास क्या हो जाएगा,
कि सॉरी कलेक्टर की बात करते हो तो कलेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, सल्फाइड और पार्टिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पर इथाइल, ट्राईमिथाइल, आपके पास अमोनियम ब्रोमेट, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक्टिवेटर की बात करते हो तो इनको सल्फाइड और को कलेक्ट करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, एक्टिवेटर का इस्तेमाल करते हो, जो इसके सरफेस टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है और पार्टिकल्स को ऊपर ले जाता है। तो वो आप जिस तरह से भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सर फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, तो फ्लोथ फ्लोटेशन के बारे में पूरा मेंशन करोगे। फिर उस प्रोसेस के अंदर वर्किंग क्या है, यानी उस प्रोसेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आपको डायग्राम बना के पूरा वर्क उसमें टैली करना है। कौन कौन से ऑयल के साथ हम लोग किसका किसका फ्लोथ स्टेबलाइजर हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका अगर आप लोग एनिलीन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपको पर्टिकुलर वे में लिखना है कि हम कौन से ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे ये प्रेफरेंशियली वेटेड बाय आपके पास जो कौन होंगे, ऑयल होंगे जो आपके पास, और पार्टिकल की बात होगी। इम्प्योरिटी आपके पास क्या होगी, सिंपल सी बात है, वाटर के साथ प्रेफरेंशियली वेटेड होगी तो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जिंक के और लेड के सल्फाइड को हम लोग सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर देते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर देते हैं। डिटर्जेंट कौन होगा, सोडियम साइनाइड होगा। तो सोडियम साइनाइड इसके साथ मिलके क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स। तो इसके कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली स्किम्ड ऑफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आपको पहले फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या है, लाइन टू लाइन, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से, आप नोट से पढ़ रहे हो तो नोट से, आप पीडीएफ ले रहे हो पीडीएफ से, आप एमसीक्यू से कर रहे हो के लिए कर रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक से कर रहे हो, हर चीज से लाइन टू लाइन लेके चलना है, ताकि ऐसा हो ना हो कि भाई कोई एनसीईआरटी का कंसेप्ट हो या कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो जो आपसे स्किप हो जाए, छूट जाए। तो उनको टैली करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे, सर फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपने क्या बताया वो सारी चीजें आप लोग लेके चलोगे, तब जाके फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस डिस्क्राइब होता है कि फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ये लिखना चाहे कितना ही कर लो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में सारी चीजें मेंशन करेंगे, फिर उसका वर्किंग लिख देंगे। वर्किंग के बाद लास्ट आपके पास क्या आता है, व्हाई डिटर्जेंट इज यूज्ड इन फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछे जाने वाला, व्हाई डिटर्जेंट यूज इन ए फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो व्हाई का आंसर आपके पास ये देना है, सर दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करना। अगर आपके पास 10 से 12 तक कोई ऐसी नई बात आ जाए जो आपको नहीं पता, प्लीज़ उसको मेंशन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बस थोड़े से नई बात क्या आ सकती है, इनमें जो स्टेबलाइजर यूज़ हो रहे हैं, इनमें जो कलेक्टर यूज़ हो रहे हैं, उनमें थोड़ा सा आपको डाटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, सर ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास था क्या, आपके पास फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसका हमने वर्किंग डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या हो रहा है ये सारी बातें डिस्कस की। इसमें जितने छोटे क्वेश्चन बनते हैं किस लिए, आप लोग जनरली आपको बता दिया, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, वो भी किसकी, सल्फाइड की, वो भी किसकी, लेड और जिंक की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं लीचिंग क्या होता है। क्या बता रहे हैं आपको, लीचिंग। फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हटाओ यहाँ से, अब इसको डिस्कस करते हैं चलो कि लीचिंग आपके पास क्या होता है सर। तो अगर हम लोग सबसे पहली बात करें लीचिंग की, देखिए अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं सर आपके पास लीचिंग आपके पास क्या होता है, तो आप बताइए सर, आप लोग पढ़ के आए हो, लीचिंग का मतलब बताइए कि लीचिंग आपके पास क्या थे। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस था जिसको हम लोग लीचिंग बोलते थे, बताइए। आपने पढ़ा हुआ है कि लीचिंग आपके पास क्या था, तो आप एक केमिकल मेथड था जिसमें आप लोग सेपरेशन डिस्कस करते थे कि जहां आपके पास पाउडर और इज ट्रीटेड विद सुटेबल रिएजेंट एंड डिसॉल्व इन रिएजेंट एंड इम्प्योरिटी रिमेन अनसॉल्युबल। यानी हम लोग क्या बात करते हैं, अगर आप लोग लीचिंग की बात करते हो तो लीचिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसेस था जहां पर आप लोग कोई भी जब स्टेबलाइजर या रिएजेंट डालते थे तो वहां पर आपके पास क्या होता है, और पार्टिकल तो डिसॉल्व हो जाते थे पर इम्प्योरिटी क्या थी, इनसॉल्युबल। ये हम लोग कह सकते हैं सर और पार्टिकल डिसॉल्व या सॉल्युबल इन सॉल्वेंट जो भी होगा, बट इम्प्योरिटी आर नॉट, बट इम्प्योरिटी आर नॉट। बात समझ में आ गई। छोटी सी बात याद रखनी है, जहां और पार्टिकल आपके पास क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए विद सुटेबल रिएजेंट, आर कार्ड आपके पास, या इम्प्योरिटी डिसॉल्व नॉट डिसॉल्व इन सुटेबल रिएजेंट, आर कार्ड आपके पास क्या नाम दोगे, आपके पास लीचिंग का।
बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं? और तो आपके पास क्या होंगे, आप कहोगे आपके पास सॉल्यूबल होंगे, सॉल्यूबल, ठीक है। आज जबकि आपके पास अगर मैं इम्प्योरिटीज की बात करूं, जिसको आप लोग क्या कह रहे थे, गैंगी कह रहे थे, अगर गैंगी की बात करते हो या आपके पास मैट्रिक्स की बात करते हो, मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा। क्या बोल रहा हूं, इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा प्रिंसिपल। कि अगर प्रिंसिपल की बात होगी तो प्रिंसिपल आपके पास लीचिंग का क्या है कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा आपके पास हम लोग बात करते हैं वर्किंग, जिसके अंदर आपके पास क्या हो, कोई आप सुटेबल रिएजेंट डाल रहे हो इनके मिक्सचर के अंदर, इनके मिक्सचर के अंदर, तो क्या होगा, और तो सॉल्युबल होगा, और आपके पास जो गैंग है वो क्या होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। और फिर उसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, दैट इज, इसको नाम देंगे किसका, लीचिंग का। तो अगर आप डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप लोग लीचिंग लिखोगे, और लीचिंग में भी आपको सिर्फ क्या लिखना है, कहता है कि केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, इन दिस मेथड पाउडर ओर इज ट्रीटेड विद सुटेबल रिएजेंट और इज डिसॉल्व इन रिएजेंट एंड व्हाइल द इम्प्योरिटी रिमेन इनसॉल्युबल, एंड कब, कहता है बाय सेपरेशन फिल्ट्रेशन मेथड। कि भाई अगर आपको पता है कि ये तो सॉल्युबल है किसी रिएजेंट के साथ और ये सॉल्युबल नहीं है, तो आप सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल हो जाता है किसका, लीचिंग का। तो सबसे पहले तो लीचिंग आपको क्लियर हो गया। अब कौन कौन से मेथड है जो हमारे लीचिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो लीचिंग आपके पास क्या बताया कि सर जहां पर ऐसा प्रोसेस जहां और तो सॉल्युबल हो विद सुटेबल रिएजेंट बट आपके पास इम्प्योरिटीज नॉट सॉल्युबल। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं सबसे पहला लीचिंग के साथ ही किसके बारे में, बेयर्स प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अब 3 प्रोसेस के बारे में यहाँ लिखा है आपके पास, बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, सरपेट प्रोसेस, और चौथा लिख रखा है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये किसके लिए है, तो ये है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। किसके लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, प्रीसियस मेटल के लिए, ये याद रखना काम में। ये तीनों किसके लिए है, ये तीनों है आपके पास एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। किसके लिए है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। दो ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो गोल्ड के लिए और एक आपके पास एल्यूमिनियम के लिए। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो 3 प्रोसेस है, बेयर प्रोसेस, इससे भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे एल्यूमिनियम को, ठीक है, इम्प्योर एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिना। हॉल प्रोसेस, इसमें भी इम्प्योर एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिना। सरपेट प्रोसेस, इसमें भी इम्प्योर एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिना, ठीक है। इसमें छोटी छोटी रिएक्शंस आएंगे, आपको रिएक्शंस टैली करनी है। कुछ मैंने पीडीएफ आपको गिवन किया है और कुछ पीडीएफ में नहीं दिया, तो वो आपको टैली करके चलना है साथ के साथ, वो एक्स्ट्रा आपके पास ऐड करना है नोट्स में, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कि आपके पास सबसे पहले लेते हैं बेयर प्रोसेस, कि बेयर प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है और किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। क्या ले रहे हैं, बेयर प्रोसेस। तो आप लिखते हैं सर आपके पास बेयर प्रोसेस, बेयर प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके पास Al2O3, इसको बोलते हैं इम्प्योर एल्यूमिना, इम्प्योर कंपोनेंट होगा ये, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। कहीं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कहीं आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ आपके पास एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख रखा होगा, तो बात एक ही है, ध्यान रखना। तो अगर हम लोग यहाँ इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ, बैलेंस आप कर लेना 443 से लेकर 573 केल्विन तक, तो ये मेरे पास बना देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाता है आपके पास, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एल्यूमिनेट ही क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सिलिका की फॉर्म में। इम्प्योरिटीज किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सिलिका की फॉर्म में। जैसे SiO2, यहाँ आपके पास सोडियम सल्फाइड, ये मिलके क्या बना देता है, ये मिलके ये बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साथ में वाटर निकाल देगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। ये होती है इम्प्योरिटीज, जिसको आप लोग गैंगी बोल रहे थे,
गैंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स, और ये मिलकर हमें क्या बनाता है, स्लैग। ये इम्प्योरिटीज होती है जिसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वो आपके पास किसके साथ रिएक्ट करता है, उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये क्या बना देता है, ये बना देता है Al2O3 x मोल ऑफ वाटर, और साथ में क्या बना देगा आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर लास्ट आपके पास क्या होता है, जो Al2O3 है, x मोल ऑफ Al2O3, ये 1273 केल्विन या 70 केल्विन जो भी आप रखना चाहते हो उसमें हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या बना देता है, ये वाटर को रिमूव कर देता है, और यहाँ क्या आ जाता है, प्योर एल्यूमिना आ जाता है। बात समझ में आ गई, क्या आ जाता है, प्योर एल्यूमिना। जस्ट लाइक ए प्रोसेस, आप इसको प्रोसेस की ही तरह ले सकते हो, हमने तो सिर्फ यहाँ स्टेप कन्वर्ट करके लिख दिए हैं, आप सिर्फ इसको प्रोसेस की तरह ले सकते हो। सर ये वन सिंगल प्रोसेस हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया, तो सिर्फ इम्प्योर एल्यूमिना को हमने किस में चेंज कर दिया, प्योर एल्यूमिना में चेंज कर दिया बाय एक टेक्निकल वे। वो आपके पास क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं बेयर प्रोसेस, याद रहेगा। तो आपको याद रखने हैं सर बेयर प्रोसेस में क्या हो गया, इम्प्योर एल्यूमिना था, उसको सोडियम से कराया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या मिला आपके पास, तो आपने बना दिया प्रोडक्ट हमारे पास है। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास क्या आ गया, फाइनली प्योर एल्यूमिना आ गया, जिसको आप लोग डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। तो आपके पास इस प्रोसेस में सिर्फ क्या था कि इस प्रोसेस में हमने इम्प्योर एल्यूमिना से क्या बना दिया आपके पास, प्योर एल्यूमिना। इम्प्योरिटीज के तौर पे आपके पास यहाँ पर जो सिलिका है, वैसे फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। बाकी हमने सिलिका की फॉर्म में इसको क्या किया आपके पास, डिस्टिंग्विश। जो इनसॉल्युबल आपके पास था वो क्या था, सिलिका, जिसको स्लाइड की फॉर्म में हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, एक नंबर में आ जाए कि भाई लीचिंग ऑफ बेयर प्रोसेस, या सॉरी लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3-4 रिएक्शन इसको याद करना है, आगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, ये तो बेयर प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आपके पास लेके चलेंगे हम इसमें कौन सा, हॉल प्रोसेस। क्या लेके चलेंगे, हॉल प्रोसेस। ये भी सिमिलर है, बस इसमें क्या होगा आपके पास कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। हॉल प्रोसेस क्या लेके चल रहे हैं, हॉल प्रोसेस। अब हॉल प्रोसेस क्या कहता है, तो हॉल प्रोसेस में कहा कि आपके पास जो और होंगे ना, इज फ्यूज सोडियम कार्बोनेट सो द बॉक्साइड इज कन्वर्टेड टू सोल्यूबल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इनसॉल्युबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही सिलिका और आयरन का ऑक्साइड, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग करेंगे आपके पास देखिए, तो आपके पास इम्प्योर एल्यूमिना ले लेते हैं, जो आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा कार्बोनेट। तो इम्प्योर एल्यूमिना क्या होगा, Al2O3, यहीं रख देते हैं, ये इम्प्योर एल्यूमिना है, इम्प्योर एल्यूमिना, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या बना देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। कई बार है फार्मूले वहाँ पर चेंज भी करके लिख रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फार्मूले किसी ने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख रखा है तो कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है, कई जगह ऐसे लिख रखा है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो ये एक ही बात है, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। बस समझ में आ गई, ये एक ही चीज़ है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपके पास क्या ले रखा है। तो देखिए आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की अगर बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि आगे सर ये क्या बनाता है। तो आपने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट साथ में क्या बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से, या फिर हम लोग वही आपके पास जो सिलिका है उसको अगर हम लोग एज ए इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे हैं, तो आप किसके साथ रिमूव कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ, जो आपके पास क्या बना देगा, वही स्लाइड फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम लोग फर्दर किससे कराते हैं, कहता है कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपके पास क्या दे देगा, अगर आप इसको कराते हो इससे, यही था आपके पास कि NaAlOH, इसको हमने किससे करा दिया, वही कार्बन डाइऑक्साइड से करा दिया। तो एक्सेस होगा यहाँ पे, आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा Al2O3 x मोल ऑफ वाटर, और साथ में क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ये मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपके पास हाई टेम्परेचर पे Al2O3 x मोल ऑफ वाटर को अगर हीट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, Al2O3 x मोल ऑफ वाटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हॉल प्रोसेस हो जाएगा। तो फर्क इसमें सिर्फ क्या है, जो आप कार्बोनेट ले रहे थे, यहाँ ये रिएक्शन तो वही सिमिलर है, ठीक है। इस रिएक्शन में बस ये एक्सेस हो गया, ये आपके पास जनरल हो गया। टेम्परेचर यहाँ भी वही
70 या 73 केल्विन ले सकते हो आप। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस की तरह आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कई एनसीईआरटी में जैसे कंसिडर नहीं करता, बस नाम लिख रखा है हॉल प्रोसेस, तो थोड़ा हॉल प्रोसेस है क्या उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हो तो आपके पास नेक्स्ट आता है क्या, सरपेक्ट प्रोसेस क्या होता है। ये आप लोगों ने 10th में बहुत पढ़ रखा है, सरपेक्ट प्रोसेस। क्या लिख रहा हूँ आपके पास, सरपेक्ट प्रोसेस क्या होता है। तो ये काफ़ी आ गया आपके पास, जिसको काफ़ी टाइम हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, 10th में बहुत डिस्कस किया है। तो सरपेक्ट प्रोसेस देखो बच्चों क्या आता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास क्या रखना है, वही इम्प्योर एल्यूमिना होगा। ठीक है, जिसको हम लोग किससे करेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ हीट करेंगे, वो क्या बनाएगा आपके पास, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इम्प्योर एल्यूमिना वही Al2O3। ठीक है, x मोल ऑफ वाटर अगर रखो, चाहे आपके पास कैसे रखो, हम लोग बॉक्साइड रखते हैं हमेशा, तो बॉक्साइड के हम लोग क्या रखेंगे आपके पास 2 मोल्स ऑफ H2O, नाइट्रोजन कार्बन के साथ हीट करोगे 2000 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो 2000 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हीट कर रहे हो तो क्या बना देगा आपके पास, एल्युमिनियम नाइट्राइड। हमें इसकी नीड है, क्या बना रहा है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब एल्युमिनियम नाइट्राइड है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर हम लोग दिखाएंगे, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड है, बैलेंस कर लेना आपके पास, और वाटर है आपके पास। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग जिक्र करते हो तो ये हमारे पास इम्प्योर जो कॉम्बिनेशन में आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ये सॉरी सॉल्युबल। और इसके बाद आप क्या करते हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो जो सर सिलिका था उसको हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, स्लैग फॉर्मेशन के अंदर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे दिखा देंगे जो ये आपके पास है ना, ये सिलिका, इसको आप लोग कार्बन से कर दो तो क्या निकल जाएगा, Si प्लस में CO, ये बाहर निकल जाएगा। तो बैलेंस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इस तरह से बैलेंस कर लोगे। आगे आप इस्तेमाल करते हो जो एल्युमिनियम नाइट्राइड है, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं किसके साथ, तो आप लोग रिएक्ट कर सकते हो वाटर के साथ, एक्सेस हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। तो वाटर के साथ जब एक्सेस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, तो AlOH होल थ्राइस, दिस इज आपके पास प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना। ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा आपके पास, अमोनिया गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऐसा भी होता है, Al2O3 x मोल ऑफ वाटर, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो Al2O3 और प्लस में वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह से मेंशन कर सकते हो। बस फर्क क्या है, यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, ये बना रहा है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बोनेट का। और अगर बेयर प्रोसेस की बात कर रहे हो तो उसमें किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर आप चलते हो तो आगे हमारे पास क्या आता है, आगे छोटी सी बात और है जिसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, कि सर हम लोग बात करते हैं मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस का। किसकी बात कर रहे हैं, मैक अर्थर MAC, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। बहुत आता है ये, बहुत पूछा जाता है कि सर मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस की बात करोगे तो ये एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए आपके पास गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जनरली थोड़ा इलेक्ट्रिक अर्क दिया जाता है और उसको ऑक्साइड्स के अंदर चेंज करके, जैसे है तो जनरली आपके पास इम्प्योरिटीज़, तो आपको पता है कि इम्प्योरिटी और आपके पास और में क्या डिजोल्व हो जाती है, और पार्टिकल डिजोल्व हो जाते हैं। जब उसको इलेक्ट्रिक अर्क मिलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वह वेपर में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल टेक्निक। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो पहले आपको ये जिक्र कर चुके हैं, ये किसके लिए, सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। एक बात तो याद रखनी है, इसमें हम लोग कस का इस्तेमाल करते हैं तो साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पोटाशियम साइनाइड हो चाहे वो सोडियम साइनाइड हो। तो जनरल आपके पास क्या होगा, यहाँ आप लोग कोई रिएक्शन ले सकते हो, जैसे हमारे पास कोई मेटल ले ले, इस मेटल के साथ आपके पास साइनाइड आयन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइनाइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। वो आपके पास क्या दे रहा होगा, तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा होगा। कैसे कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, तो मेटल साइनाइड आयन 2 मोल्स दिस, और यहाँ पर आपके पास 2 नेगेटिव। ठीक है, साइनाइड आयन आपके पास सॉरी माइनस बनाएगा, साइनाइड आयन और ये आपके पास मिलेगा। तो ये आपके पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जिसको आप लोग सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आयन, ऐसे दिखाएंगे। जनरली तो पूरा क्या होगा आपके पास, यहाँ पर कोई भी मेटल होगा, लाइक सिल्वर ले लेते हैं, यहाँ आपके पास सोडियम साइनाइड ले लेते हैं,
यहाँ ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लेते हैं। तो ये आपके पास सिल्वर आ गया, ठीक है, सॉरी ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सिल्वर, और मेटल के साथ आपके पास क्या आ जाएगा सोडियम साइनाइड। यस, तो सिल्वर के साथ आपके पास क्या आ जाएगा सिल्वर और सोडियम साइनाइड। तो यहाँ सोडियम, यहाँ सिल्वर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दिस, तो ये आपके पास मिलेगा। यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा वाटर मिल जाएगा। तो ये आप लोग दिखा सकते हो, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आप लोग दिखा सकते हो सर ये हमारे पास यहाँ मिल रहा है। तो सिमिलर अगर आप यही चीज़ किसके लिए यूज़ करते हो, यहाँ गोल्ड के लिए यूज़ करोगे, सेम प्रोसेस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही सोडियम, यहाँ Au, यहाँ साइनाइड, और यहाँ पर आपके पास वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो पूरे केमिस्ट्री के अंदर एक्सट्रैक्शन की जब जिक्र करोगे तो इंडिविजुअल जो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं जहाँ रियल में ऑक्सीजन का यूज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेथड है आपके पास मैकआर्थर-फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जहाँ ऑक्सीजन साथ में इलेक्ट्रिक अर्क का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन साथ में इलेक्ट्रिक अर्क का इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ आपके पास एक लौता प्रोसेस है जिसको बोलते हैं मैकआर्थर-फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, और इसमें आपके पास किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप लोग यहाँ याद रखते हो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम द नेटिव और इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, the formation of cyanide complex oxidation process and recovery of gold from the cyanide complex by addition of zinc in the process of reduction। तो हम लोग यहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो किसका, चाहे कॉपर चाहे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हो तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो किसका, तो यहाँ दिखा सकते हो हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो मैकआर्थर-फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो जितने भी नेटिव स्टेट के अंदर अगर कोई मेटल मिल रहे हैं तो उनका प्योरिफिकेशन हो चाहे एक्सट्रैक्शन हो बाय फिजिकल टेक्निक या आपके पास लीचिंग, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला अगर देखें तो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, ये दो प्रोसेस आप लोग बहुत पढ़ के आ चुके हो, ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा है, कि कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहला वर्ड आता है कैल्सिनेशन। क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, कैल्सिनेशन। तो जहां और को अगर आप लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम लोग बात करते हैं ना एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड, आपने दो वर्ड सुने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो किसी चीज को रोस्ट करना, तो जहां पर आप लोग रोस्ट करने का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेकना, जैसे तंदूर में आपके पास चिकन सेकते हो, बोलते हैं ना रोस्टेड चिकन, या अगर आप लोग रोस्टेड की बात करते हो तो रोस्टेड, जैसे ब्रेड की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग रोस्टेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दो वर्ड आपको दिए गए, एक तो दिया गया कैल्सिनेशन और दूसरा दिया गया रोस्टिंग, कि रोस्टिंग क्या होते हैं और कैल्सिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कैल्सिनेशन की, जहाँ और को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर, कि अगर आप लोग लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर की बात करते हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, या फिर आप बात करते हो किसके, एब्सेंस ऑफ एयर की, एब्सेंस ऑफ एयर की, तो वो हमारे पास जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, कैल्सिनेशन को, कि ऐसा प्रोसेस जहां आप लोग और को एक्सेस ऑफ हीट की बात करते हो एट हाई टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड, उसको नाम देते हैं किसका, कैल्सिनेशन का। कि कैल्सिनेशन आपके पास एक्चुअल में क्या होता है, तो आपको ये वर्डिंग याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास सीबीएसई में एक बार आया था इसका क्वेश्चन यही, कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। क्या बोल रहा हूँ, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस आपको टैली करके चलने हैं, 3 डिफरेंस, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 डिफरेंस लिखने थे। तो पहली बात आती है कि इनमें हुआ क्या क्या। सर आपने ये तो बता दिया कि आपके पास विच ओर इज हीटेड, किससे, कहता है कि एट द हाई टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। होता क्या है, तो आप कह सकते हो सर यहाँ वाटर जैसी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, कार्बोनेट आपके पास रिमूव हो जाते हैं, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बात समझ में आ गई, एक्सपेल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास लाइक क्या हम कह सकते हैं, तो आपने कहा सर जैसे आपके पास Al2O3 है, x मोल ऑफ वाटर लेके चल रहे थे, अब हाई टेम्परेचर पे अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, Al2O3 और आपके पास x मोल ऑफ वाटर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी वाटर की इम्प्योरिटी जो वाटर होगा एज ए आपके पास लिक्विड फॉर्म में हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट में अगर आपको पता है तो सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या होगा, तो कार्बन जैसी इम्प्योरिटी आपके पास रिमूव हो जाएगी। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी सल्फर जैसी है तो वो भी अगर हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड में,
कार्बन जैसी है तो कार्बन डाइऑक्साइड में रिमूव हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ऑर्गेनिक मैटर भी आपके पास क्या हो जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो भी आपके पास क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर हमने कैल्सिनेशन की अगर बात करते हो तो जनरली हम लोग यहाँ 3 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सिर्फ ये कहते हैं कि सर आपके पास एब्सेंस ऑफ एयर एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड इट्स बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो कैल्सिनेशन जनरली क्या होता है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड और डिकम्पोज फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड, क्योंकि हम लोग चेंज किसको कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड और को किसमें चेंज कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में। तो इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर यही वर्ड किसके लिए यूज हो रहा हो कि सर अगर आप लोग यही वर्ड रोस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, किसके लिए यूज कर रहे हैं, रोस्टिंग के लिए, तो हो सकता है प्रोसेस में सेम चीजें चले कि सर अगर रोस्टिंग की बात कर रहे हो तो रोस्टिंग में आपके पास कुछ नहीं करना, वही आपके पास सेम प्रोसेस लेके चलना है। कहना क्या है कि सर एक प्रोसेस है जहां जिसको रोस्टिंग बोल रहे हो, और इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करेंगे, बिलो इन मेल्टिंग पॉइंट एक रेवोल्टिव फर्नेस के अंदर होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ भी आपके पास यही होगा कि सर आपके पास मॉइस्चर रिमूव होते हैं, कार्बोनेट आपके पास ऑक्साइड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स के अंदर। लाइक अगर मैं यहाँ भी रख रहा हूँ कैल्शियम दिस और इसको चेंज करूँ तो ये भी मेरे पास क्या बना देगा, ये बना देगा। अगर मेरे पास सल्फर के हैं तो इसको भी हम लोग किसके इम्प्योरिटी में चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज कर देगा। थोड़ा माइनर सा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं, बस फर्क ये रहता है कि आपके पास पीछे से अगर हम लोग बात करें तो पीछे कैल्सिनेशन में आपके पास ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम आते हैं, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर सल्फाइड और ये ज़्यादा मिलेंगे। बात समझ में आ गई। वहाँ कार्बोनेट के मिलेंगे। जैसे अगर मेजर डिफरेंस की बात करते हो तो ध्यान रखना, कैल्सिनेशन की अगर बात करोगे तो इसमें कार्बोनेट के पर और चेंज होते हैं ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है, ये होते हैं मेन। और वहां पर आपके पास किसके होंगे, जैसे जिंक सल्फाइड होगा, इसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें सल्फर के होंगे, इसमें कार्बोनेट के होंगे। एक कहलाएगा आपके पास कैल्सिनेशन, दूसरा कहलाएगा रोस्टिंग। तो मेजर डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखना। इम्प्योरिटी कैसे रिमूव होती है कैसे नहीं होती, ये बातें आपको टैली करनी है, पढ़ के चलना है। कुछ बातें छोड़नी नहीं है कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग में आपके पास 4-5 पॉइंट है गिने चुने, उनको सबको टैली करना है कि सर कौन से पॉइंट आपके पास किस तरह से गिवन है, ठीक है। तो कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया आपके पास, हमने जो लीचिंग के बारे में पढ़ा वो टैली कर लिया। ये सारी चीज़ें टैली करने के बाद फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा लिखते रहिएगा, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारा लिख लेंगे, लेक्चर के साथ लिखोगे तो कुछ समझ में भी आ जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।